चलो देखो, अर्थालंकार आप पढ़ रहे थे। अब अर्थालंकार में यहाँ देखो दिखेगा विवेचनात्मक अलंकार, विवेचनात्मक अलंकार। ठीक, विवेचनात्मक अलंकार। अब विवेचनात्मक अलंकार के अंतर्गत देखिए 3 अलंकार आ जाएंगे, 3 क्या और भी आते हैं, 3 देख लो जो हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पूछता है। एक है उल्लेख, दूसरा है व्याजस्तुति, व्याजस्तुति ना, व्याजस्तुति, और तीसरा है मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक, ये 3 अलंकार विवेचनात्मक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए विवेचनात्मक अलंकार में पहले हम लिखेंगे कौन सा, उल्लेख। कौन अलंकार, उल्लेख। उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं, जहां एक तथ्य की विवेचना, जहां एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से किया जाए, कई ढंग से किया जाए, किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, उल्लेख अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे माने एक ही तथ्य होगा, उसका आप कई तरीके से उसको, एक ही तथ्य को कोई दूसरा कहेगा, कुछ लोग दूसरा कहेंगे, कुछ लोग दूसरा कहेंगे, उसको एक ही तथ्य को कई ढंग से बताया जाएगा। जैसे आप लोगों ने ये खूब बोला होगा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तिन तैसी। ठीक, ये है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी यहाँ प्रभु ईश्वर के विषय में बताया जा रहा है कि आप अगर, आपका भावना जिस हिसाब से रहेगा, आपको उसी हिसाब से प्रभु दिखेंगे। यानी एक ही तथ्य का कई अर्थों में विवेचना किया गया है। यहाँ ईश्वर यानी प्रभु को कई, जैसे आपका भावना जैसा रहेगा उसी प्रकार से आपको ईश्वर भी दिखेगा। वो अगर आपके मन में गलत भावना है तो ईश्वर की कल्पना भी गलत होगी, अगर आपके मन में अच्छी भावना है तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उल्लेख। उल्लेख का मतलब उल्लेख करना। ठीक, यानी एक तथ्य का उल्लेख कई ढंग से कर देना। यहाँ पर एक तथ्य ईश्वर है, ईश्वर की विवेचना कई अर्थों में किया जा रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उल्लेख। ठीक, एक और है समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, ये तुलसीदास की है रचना, तुलसीदास। अगला एग्जाम्पल है समय के शिला पर मधुर चित्र कितने, समय के शिला पर मधुर चित्र कितने, मधुर चित्र कितने। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने बनाए और किसी ने मिटाए, ने मिटाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, आंसुओं से कहानी, से कहानी। किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, और एक और किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, किंतु 2 बूंद पानी। बैठ जाओ, पढ़ लो तुम लोग भी। ये
आप लोग नहीं पढ़े थे, उल्लेख अलंकार आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे, तो यही है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखा आंसुओं से कहानी, यानी किसी के आंसुओं से ही कहानी को लिखा है, लेकिन समझने वाले उसको क्या समझ रहे हैं, दो बूंद पानी। यानी जहाँ एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से किया जाए, आंसू की विवेचना पानी से भी किया जा रहा है यहाँ, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उल्लेख। ठीक, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी, ये कौन सा अलंकार है, उल्लेख। उल्लेख क्या अर्थ होता है, जहाँ एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। उतारो इसको, फिर हम आगे देखते हैं, उतार लो तब। उतार लिए ना। देखो दूसरा अलंकार ब्याज स्तुति है, कौन सा, ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार में लिखिए, ब्याज स्तुति अलंकार, आज का ब्याज स्तुति, ब्याज स्तुति अलंकार माने जहां पर निंदा से प्रशंसा या प्रशंसा से निंदा की विवेचना की जाए, निंदा की विवेचना की जाए, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, जहां पर निंदा से प्रशंसा या प्रशंसा से निंदा की विवेचना की जाए, यानी निंदा रहेगा उसमें भी उसकी क्या की जाएगी, प्रशंसा, और जहां प्रशंसा रहेगा उसमें भी उसकी निंदा की जाएगी, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार। आप ध्यान से समझोगे तब। देखो एग्जाम्पल, टेढ़ जानी, टेढ़ जानी, टेढ़ जानी, बंदो सब काहू, बंदो सब काहू, और वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु, वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु, ग्रसे न राहु। ये तुलसीदास की पंक्ति है, एकदम सत्य बात कहे हैं तुलसीदास। देखो तुलसीदास की पंक्ति क्या है, टेढ़ जानी, टेढ़ा कहकर, यानी यहाँ टेढ़ का अर्थ क्या है जानते हो, टेढ़ यानी दुष्ट, टेढ़ का मतलब क्या है, दुष्ट। यहाँ टेढ़े को दुष्ट कह करके उसकी प्रशंसा की गई है, यानी टेढ़ जानी बंदो सब काहू। टेढ़ा व्यक्ति अगर रहेगा तो उसको कोई भी, उसकी सभी लोग वंदना करते हैं, क्या करते हैं, अभी मंत्री आ जाएं, आप जानते रहो कितने भी दुष्ट हैं, लेकिन उनकी आप क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। एक सीधा आदमी रहेगा तो उसकी वो बार बार कहता रहेगा चुप रहो, जैसे मैं आप लोग बोलता हूँ चुप रहो भैया मत बात करो, लेकिन लगे रहते हो। यही अगर मारते रहते तब। तो टेढ़ जानी बंदो सब काहू, यानी अगर आप टेढ़ा रहेंगे तो आपकी वंदना की जाएगी। टेढ़ा मतलब दुष्ट, दुष्ट कह करके वंदना यानी प्रशंसा की गई है। टेढ़ रहेंगे तो आपकी वंदना होगी यानी प्रशंसा होगी। टेढ़ जानी बंदो सब काहू, और किस प्रकार, जैसे आधे चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता और पूरे चंद्रमा को राहु भी ग्रहण कर लेता है। आधा मतलब टेढ़ा, अगर चंद्रमा टेढ़ा है तो राहु का भी हिम्मत नहीं पड़ता कि उसको क्या कर ले, ग्रस ले। देखो पूर्णिमा के रात को अमावस्या को ही चंद्र ग्रहण लगता है ना, और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण। अमावस्या यानी अमावस्या में चंद्रमा पूरा होता है, फुल होता है, अमावस्या में चंद्रमा फुल, और तभी राहु और केतु उसको ग्रसते हैं। जब तक वो आधा रहता है चंद्रमा, तब तक राहु और केतु की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको जाके ग्रस ले। समझ गए।
तो यानी जब तक टेढ़ रहेंगे, टेढ़ यानी यहाँ टेढ़ का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट को दुष्ट कह करके यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है, यानी जहाँ निंदा में प्रशंसा, यानी टेढ़ का मतलब निंदा, यानी टेढ़ का मतलब दुष्ट, टेढ़ का मतलब यहाँ दुष्ट, तो दुष्ट कह करके उसकी क्या कर दी गई है, प्रशंसा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्याजस्तुति। जैसे आप लोग देखते होंगे सीधा पेड़ जंगल में सबसे पहले कटता है और टेढ़ा वाला बाद में बचा रहता है, तो वक्र चंद्रमा उसी प्रकार से आधे चंद्रमा को भी राहु और केतु भी नहीं ग्रसते, समझ गए। तो व्याजस्तुति अलंकार कोई दिक्कत नहीं होगा। टेढ़ जानी बंदो सब कहूं, वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहु, उतार लो। चलो देखो अगला, इसी में और बच गया है ना एक, कौन सा, दो लिखे थे, एक उल्लेख और व्याजस्तुति, अब मानवीकरण ना, मानवीकरण अलंकार। तीसरा मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का मतलब जहां पर निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, मान लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक, जैसे निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार, मानवीकरण। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, हाँ उल्टा हो जाएगा, फूल हंसे, अरे मानवीकरण में निर्जीव को ही सजीव मानेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। अब यहां देखो मुस्काई, ये बताओ कि यहाँ फूल हंस रहा है और कलियां क्या हो रही है, ऐसा संभव है नहीं। यानी यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, वनस्पतियों का खिलखिलाना ना, ये सब निर्जीव को क्या कर दिया जाएगा, सजीव। जैसे अगला एग्जाम्पल है, जब जब बाहें उठी मेघ की, जब जब। अब देखो ये बताओ, बाहें उठी मेघ की, उठी मेघ की। अब कभी बादल जो है मेघ की, धरती का तनमन, धरती का तनमन ललका है, तनमन ललका है। अब ये बताओ भैया कि बाहें, क्या मेघ अपनी बाहें उठा सकता है, अरे बादल, मेघ माने क्या, बादल अपने हाथों को उठा सकता है नहीं। तो यानी यहाँ क्या, निर्जीव को क्या बना दिया गया है, सजीव। अरे भैया हम लोग हाथ उठा सकते हैं, बादल क्या हाथ उठाएगा। तो जब जब बाहें उठी मेघ की, यानी बादल अपना हाथ उठा ले रहा है, यानी निर्जीव को क्या बना दिया गया है, सजीव। जब निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब अगला अलंकार एक और आता है जिसे आप कहते हो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति होता है ये, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब क्या होता है, अति माने बहुत ज्यादा और शयोक्ति माने कोई कथन। तो यानी कोई कथन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर बोला जाए, ऐसी चीजें जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार ना। जैसे जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब सोचो राणा अभी सोच रहे हैं, तब तक चेतक पार हो गया उस तरफ। न हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। बताओ हनुमान की पूंछ में आग लगा ही नहीं, तब तक लंका भी जल गई और सभी निशाचर भी भाग गए। पहले के समय में ना, जब आपको पढ़ा रहे थे रीतिकाल भक्तिकाल, तो वहां आपको बताए थे कि कवियों की प्रशंसा करते थे। जैसे चंद्रवरदाई न, चंद्रवरदाई 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है नाचूक चौहान। वहां बताओ, माने
जानबूझ करके कवियों की माने राजाओं की बड़ाई किया करते थे, एक तो बचने के लिए, नहीं तो बड़ाई नहीं करेंगे, अगर बुराई कर दिए तो मार दिए जाएंगे। और जानते भी हो आप लोग कि एक से एक राजा हुए थे। जैसे एक आप जानते होंगे जिस बहुत मुगल में उनका क्या नाम है जो बहुत खतरनाक है, अरे बाबर, हुमायूं, अकबर नहीं, जहाँ औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही घातक था। अब बताओ उसके शासन काल में अगर कोई उसके विरुद्ध लिख देता तो क्या करता, काट पीट के बराबर कर देता। तो यानी हमारे जो भी थे कवि उस समय राजा की प्रशंसा में लिखा करते थे। तो यानी यदि किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति। अब बताओ हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी, और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, लंका जल भी गई और निशाचर यानी जो राक्षस थे वो भाग भी गए। बताओ ऐसा संभव है, बिना पूंछ में आग लगे ही सब कुछ जल जाए, संभव नहीं। तो ये कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। यानी क्या किया गया है, यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। लिखो, उतारो इसको। तब जहां पर कविता में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर, लिखो, जहां पर कविता में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार होता है ठीक। यानी जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई। देखो दिख रहा है, गए निशाचर भाग, निशाचर भाग, ठीक, गए निशाचर भाग। जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये भी किसका अलंकार, कौन सा है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में कई हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक, वो कहते हैं सनम को कमर ही नहीं है, खुदा जाने लहंगा कहाँ बांधते हैं ना। अगर कमर नहीं है तो लहंगा कहाँ बांधोगे, लहंगा मतलब समझ रहे हो जो बांधते हैं पहनने के लिए। तो कहते हैं सनम को कमर ही नहीं है, न जाने वो लहंगा कहाँ बांधते हैं। बताओ, यहाँ भी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, यानी कमर ही नहीं है उसके बाद भी लहंगा बांध ले रहे हैं। तो ये भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। ठीक, अतिशयोक्ति में कोई दिक्कत अगर हो तो आप बताओ, नहीं ना। हाँ, लिख लो, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, जिस अलंकार में कविता में बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, अतिशयोक्ति। ठीक, उतार लो इसको। अब हम बोल दिए 3-4, अब उसको भी लिख। जब तक राणा ने, आगे नदियां सिंधु अपार, राणा न, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। वो कहते हैं सनम को कमर ही नहीं है, न जाने वो लहंगा कहाँ बांधते हैं। ये भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। समझ गए, ये सब अतिशयोक्ति का उदाहरण है। उतार लो, बोलो कहीं दिक्कत नहीं, पूरा दिख रहा है ना ये। हाँ, उतार लिए। अब देखो अगला एक और लिख लो, अंतिम अलंकार, दृष्टांत अलंकार। कौन सा, दृष्टांत ना, अंतिम है। बहुत अलंकार तो बहुत है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमने करा दिया आपको। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का मतलब क्या है, जहां पर, नीचे और लिखो वहां दिखेगा नहीं, दृष्टांत अलंकार।
दृष्टांत ना, दृष्टांत अलंकार। अलंकार वह अलंकार जिसमें क्रिया और वह अलंकार वह या जहां पर क्रिया व तत्क्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया को दिखाया जाए, अर्थात जहां प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया अवश्य हो, अर्थात जहां प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया अवश्य हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। एग्जाम्पल देखो, जैसे करत करत अभ्यास, आप अभ्यास करेंगे तो आप क्रिया आपका अभ्यास करना है, और जड़मत होत सुजान, यानी आपका जो जड़ है, जड़मत माने आपके अंदर जो मूर्खता है, धीरे धीरे बुद्धिमानी में बदल जाएगा। तो करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते जनमत होत सुजान, ते जड़मत होत सुजान, जनमत होत, देख लेना कैसा है, होत सुजान न, और रसरी आवत जात से, रसरी आवत जात से, जाते, सील पर परत निशान, सील पर परत निशान किसकी रचना है? कबीर की है। किसकी पंक्ति है? कबीर की। कबीर बहुत महत्वपूर्ण बोला करते थे। ठीक, करत करत अभ्यास थे, अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका मूर्खता जो है, जड़मत माने क्या? आपके अंदर जो मूर्खता है वो धीरे धीरे बुद्धिमानी में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? जैसे रसरी के आने जाने से किस पे निशान पड़ जाता है? गड़ारी पे। जो हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं, तो कुएं से पानी निकालते समय सील जो लगा होता है उसमें गड़ारी, उसके ऊपर रस्सी आने जाने से उस पर क्या करता है? वो निशान बना देता है। उसी प्रकार अगर हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे माने जड़ता जो है, यानी जो क्या जड़ता मतलब क्या? मूर्खता, वो धीरे धीरे किस में बदलने लगेगी? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगेगा। यानी क्रिया का क्या दिख रहा है? प्रतिक्रिया। अगर आप क्रिया करें, जैसे बॉल को इस पे मारो तो पीछे आएगा, उसी तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका मूर्खता धीरे धीरे कम होगा। ठीक, ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका क्या? अलंकार। अब हम लोग आगे देखेंगे शब्द भेद के आधार। शब्द भेद के कई आधार हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आ जाएगा तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज न। ठीक, तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, उसके बाद संकर और न, तत्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, देशज हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा फिर हम लोग उत्पत्ति, बनावट या संरचना के आधार पे देख लेंगे। ठीक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये कर लेंगे। शब्द भेद का आधार एक क्लास में हो जाएगा पूरा। एक क्लास में क्या? एक क्लास में पूरा आपको बेसिक फंडा बता देंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, दो तीन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एक क्लास 2 क्लास में कंप्लीट। आज शाम को हम लोग करेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना, पूरा आज करेंगे। आज आप लोग थोड़ा सा ठीक से आइएगा खा पी के। आज हम लोग 2 बजे से करेंगे और शाम को शायद 5 बज जाए ना, आराम से खत्म कर लेंगे। ठीक।